मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब हाजी मस्तान का सूरज ढल रहा था, उसी वक्त डोंगरी की गलियों में एक युवा तूफान उभर रहा था। ये कोई आम लड़का नहीं था, एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम, जिसकी उम्र महज 19 साल थी और जो साहस और बेखौफी में किसी से कम नहीं था। उसने हाजी मस्तान को लूटने की योजना बनाई और जल्द ही करीम लाला की पठान गैंग से टकराकर मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर की आग भड़काई। इस संघर्ष में उसका बड़ा भाई मारा गया, लेकिन ये हादसा उसे और भी बेरहम बना गया। उसने पठान गैंग के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए करीम लाला के भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे दाऊद का नाम पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल गया। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और मैच फिक्सिंग के जरिए उसने करोड़ों कमाए। बॉलीवुड भी उसकी पकड़ से अछूता नहीं रहा। जो प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स उसे पैसे पहुंचाते, उनकी जान बची रहती और जो मना करते, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती। लेकिन जब पुलिस के शिकंजे ने उसके आसपास जकड़ना शुरू किया तो दाऊद भारत छोड़कर पहले दुबई और फिर पाकिस्तान चला गया। वहां उसने सिर्फ अपराध नहीं किया, उसने आतंकवाद की नई परिभाषा रची। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट ने पूरे भारत को हिला दिया। उसका क्राइम नेटवर्क अब 15 देशों में फैला हुआ था, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, हथियार की तस्करी, एक्सटॉर्शन और टेरर फंडिंग शामिल थे। दाऊद के आतंक और अपराध का इतना प्रभाव था कि यूनाइटेड नेशंस, भारत और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा। फेमस मैगजीन फोर्ब्स ने उसे दुनिया के 10 सबसे वांटेड अपराधियों में तीसरे नंबर पर रखा। ये कहानी है उस लड़के की जिसने गरीबी और छोटी चोरी से शुरुआत की और डोंगरी की गलियों से उठकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। एक ऐसा नाम जो आज भी डर, रहस्य और आतंक का पर्याय है। दाऊद इब्राहिम कासकर। साल 1955 में पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर और उनकी पत्नी अमीना बी के घर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनका दूसरा बेटा दाऊद इब्राहिम कासकर जन्मा। जन्म से ही भविष्यवाणी की गई थी कि ये बेटा बड़ा होकर नाम और दौलत कमाएगा। परिवार बाद में मुंबई के डोंगरी इलाके में बस गया। उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड के माफिया हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार सक्रिय थे। पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर का इन डॉन से अच्छा रिश्ता था। करीम लाला ने दाऊद के जन्म की खुशी में बड़ी दावत दी थी, लेकिन किसे पता था कि ये बच्चा भविष्य में उसका सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा। दाऊद को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे प्रोमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाया गया, लेकिन 1966 में पिता का सस्पेंड होना और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद दाऊद का जीवन धीरे धीरे चुनौतीपूर्ण बन गया। मुश्किल समय में दाऊद की पढ़ाई छूट गई, लेकिन गलियों की दुनिया ने उसे बुना लिया। 14 साल की उम्र में उसने पहली चोरी की। एक आदमी के पैसे चुराए, लेकिन जल्द ही ये खबर उसके पिता तक पहुंच गई। इब्राहिम कासकर ने अपने बेटे को कड़ी सजा दी, लेकिन दाऊद का लालच और सपना उसे रोक नहीं पाए। वो दौलत और शोहरत की दुनिया में कदम रख चुका था। धीरे धीरे दाऊद और उसके दोस्त मोहत्ता मार्केट में एक दुकान खोलते हैं। विदेशी घड़ियों की आड़ में वो लोगों को धोखा देने लगे। छोटी मोटी चोरी और ठगी से शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही उसका नाम लोकल गैंगस्टरों के बीच पहचाना जाने लगा। कुछ ही समय में वो लोकल डॉन बासु दादा का हिस्सा बन गया। दाऊद के सपने बड़े थे। जैसे ही उसे थोड़ी पहचान मिली, उसने अपने बॉस बासु दादा को चुनौती देना शुरू कर दिया। एक दिन बासु दादा ने दाऊद के पिता और भाई शब्बीर कासकर का खुलेआम अपमानित किया। ये घटना दाऊद के लिए एक निर्णायक पल बन गई। उसने अपने दोस्तों की मदद से बासु दादा का साम्राज्य तबाह कर दिया और खुद गैंगस्टर की दुनिया में तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। 1970s के दशक में दाऊद ने कुछ समय के लिए हाजी मस्तान के लिए काम किया। मस्तान का अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड पर दबदबा था, लेकिन दाऊद को ये पर्याप्त नहीं लगा। वो खुद का नाम बनाने के लिए तैयार था। मौका तब मिला जब मस्तान ने उसके 2 दोस्तों को पठान गैंग से पीटा। दाऊद ने केवल बदला लेना ही नहीं सोचा, बल्कि 19 साल की उम्र में हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए से भरे अटैची को लूटने की योजना बनाई। हालांकि ये नया अपराध उसके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। असल में लूटा गया पैसा हाजी मस्तान का नहीं, बल्कि मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। पुलिस जांच में उसके पिता खुद शामिल थे। जब इब्राहिम कासकर को पता चला कि अपराध का मास्टरमाइंड उनका बेटा है, तो उन्होंने उसे बेल्ट से मारा और थाने में अधिकारियों के सामने सरेंडर करवा दिया। लेकिन ये सब दाऊद पर असर नहीं हुआ। बाहर आने के बाद उसने अंडरवर्ल्ड में अपना नाम और ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। 1970s के अंत तक दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने खालिद पहलवान के साथ मिलकर अपना गैंग बना लिया, जो बाद में डी कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दौरान हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, जिससे दाऊद को स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, गोल्ड ट्रेड और रियल एस्टेट में अपना साम्राज्य बनाने का मौका मिला। उसकी बढ़ती पकड़ से करीम लाला परेशान होने लगे, क्योंकि पठान गैंग के पुराने धंधे अब दाऊद के नियंत्रण में आने लगे थे।
जल्द ही दाऊद इब्राहिम और करीम लाला के बीच मुंबई की सड़कों पर खुला गैंग वॉर शुरू हो गया। गोलीबारी, खूनी संघर्ष और पावर स्ट्रगल ने शहर में खौफ का माहौल बना दिया। करीम लाला ने दाऊद को पकड़कर जमकर पिटाई भी की, जिससे दुश्मनी और पर्सनल बन गई। 1981 तक डी कंपनी पठानों पर हावी होने लगी। करीम लाला ने उभरते डॉन मणिया सुरवे से हाथ मिलाया और शब्बीर कास्कर को मारने का काम सौंप दिया। इसी तरह दाऊद इब्राहिम की सत्ता और खतरनाक पहचान मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्थापित होने लगी। 12 फरवरी 1981 की सुबह मुंबई की गलियों में खौफ फैल गया। मणिया सुरवे और उसके गुंडों ने दाऊद के भाई शब्बीर कास्कर को बेरहमी से मार गिराया। ये खबर दाऊद को भीतर तक हिला दिया। अब उसके लिए ये केवल गैंग वॉर नहीं था, ये पर्सनल बदला बन चुका था। दाऊद ने फैसला किया कि वो अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेगा। इस बार उसने पुलिस के साथ गठजोड़ कर लिया। वो लगातार मणिया सुरवे और पठान गैंग की मूवमेंट्स की इनसाइड इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता रहा। उसकी सटीक जानकारी की वजह से पुलिस ने एक एक करके मणिया सुरवे के लोगों को या तो अरेस्ट किया या इनकाउंटर में खत्म कर दिया। डर के मारे कई लोग दाऊद के साथ जुड़ गए। 1982 तक मणिया सुरवे भी एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन दाऊद का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। उसका करीम लाला से बदला बाकी था। करीम लाला के भतीजे समद खान ने उसके भाई नूरा को पीटा था। दाऊद ने 4 अक्टूबर 1984 को समद और उसकी माशुका शिल्पा पर हमला किया। अली अंटुले, छोटा राजन और अब्दुल हमीद के साथ मिलकर दाऊद ने समद पर 19 गोलियां दागकर उसकी जान ले ली। सिर्फ इतना ही नहीं, 1986 में दाऊद ने करीम लाला के भाई अब्दुल रहीम खान को भी बेरहमी से मरवाकर अपना बदला पूरा किया। धीरे धीरे दाऊद ने सारे राइवल गैंग्स को खत्म या कमजोर कर दिया और अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। इसके बाद दाऊद ने मुंबई, गुजरात और दमन में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स, सिल्वर और गोल्ड की स्मगलिंग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और इस नेटवर्क से करोड़ों की कमाई करने लगा। साल 1986 में दाऊद ने जुबीना जरीन उर्फ महजबीन से शादी कर अपने निजी जीवन में भी स्थिरता लाई। लेकिन उसका जुनून सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था। दाऊद का क्रिकेट से गहरा लगाव था। वो केवल मैच देखने वाला नहीं था, बल्कि क्रिकेट सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में भी सक्रिय था। शारजहां में 1986 में भारत पाकिस्तान के फाइनल मैच के दौरान उसने खुद को भारतीय खिलाड़ियों के सामने बिजनेसमैन के रूप में पेश किया और जीत पर गिफ्ट्स का वादा किया। हालांकि कप्तान कपिल देव ने उसे बाहर कर दिया और ये घटना शारजहां ड्रेसिंग रूम स्कैंडल के नाम से इतिहास में दर्ज हो गई। साथ ही दाऊद का बॉलीवुड पर दबदबा भी बढ़ने लगा। बड़े प्रोडक्शन हाउस में निवेश करके वो अपनी पसंद के कलाकारों को कास्ट करवाता था और हफ्ता वसूली के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था। जो नहीं मानते उनकी या तो हत्या करवा दी जाती या उन्हें डर के साए में जीना पड़ता। इस दौरान दाऊद के नाम बॉलीवुड हसीनाओं के साथ जुड़ने की खबरें भी मीडिया में उभरी। 1985 में मंदाकिनी के साथ उसके अफेयर की खबरें मीडिया में उभरी और कुछ साल बाद दुबई में दोनों की तस्वीरें सामने आईं। 1986 तक जब दाऊद अंडरवर्ल्ड के शिखर पर पहुंच चुका था, पुलिस ने भी उसकी गतिविधियों पर नजरें तेज कर दी थीं। पुलिस कमिश्नर एस सोमन ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया और खुले तौर पर कार्रवाई की छूट दी। मर्डर, एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग के कई मामले उसके खिलाफ थे। दाऊद समझ चुका था कि अब मुंबई में रहना मुश्किल है। एक रात पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने डी कंपनी के हेडक्वार्टर पर छापा मारा, लेकिन तब तक दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर दुबई जा चुका था और इसी तरह उसने अपनी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना शुरू किया। 1990 के दशक की शुरुआत में दाऊद इब्राहिम दुबई से ही मुंबई और भारत के अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित कर रहा था। उसकी डॉन डी कंपनी में छोटा राजन, मोहन कोटियन, गुरु सताम, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे भरोसेमंद लोग काम कर रहे थे। दाऊद नंबर 1 था और छोटा राजन नंबर 2। लेकिन छोटा शकील हमेशा दाऊद का सबसे करीबी बनना चाहता था और अक्सर छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरता रहता था। साल 1992 तक डी कंपनी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसी साल अरुण गावली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पार्कर के पति इब्राहिम पार्कर की हत्या कर दी। दाऊद ने अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए छोटा राजन को असाइन किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से काम में देरी हो रही थी, इसलिए दाऊद ने यह जिम्मेदारी छोटा शकील को सौंप दी। 12 नवंबर 1992 को जेजे हॉस्पिटल में छोटा शकील के शूटरों ने 500 राउंड की फायरिंग की, जिसमें शैलेश हल्दांकर मारा गया। विपिन शौर्य की जान बच गई, लेकिन 2 पुलिसकर्मी भी इस गोलीबारी में शहीद हो गए। इस घटना ने छोटा राजन और दाऊद के बीच दरारें पैदा कर दी। इसी बीच 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई, जिससे देश भर में दंगे भड़के और मुंबई में भी तनाव फैल गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा और टाइगर मेमन ने मिलकर मुंबई को दहलाने की प्लानिंग शुरू की।
जनवरी 1993 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद के लिए RDX, राइफल्स और ग्रेनेड्स की कंसाइनमेंट गुजरात भेजी। दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी अबू सलीम इसे मुंबई तक पहुंचा रहा था। 12 मार्च 1993 को महज 2 घंटे 10 मिनट के भीतर मुंबई में 12 ब्लास्ट हुए, जिसमें 257 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये भारत का अब तक का सबसे खतरनाक आतंकी हमला था। दाऊद इब्राहिम की इसमें बड़ी भूमिका रही, हालांकि उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस घटना के बाद दाऊद दुबई से पाकिस्तान भाग गया, जहां उसे पूर्ण सुरक्षा मिली। 1993 के ब्लास्ट के बाद भी दाऊद ने मुंबई में अपने गुर्गों के जरिए खौफ बरकरार रखा। बॉलीवुड में उसकी पकड़ भी कम नहीं हुई। मंदाकिनी के बाद उसके नाम अनीता अय्यूब, जैस्मिन धुन्ना और महविश हयात जैसी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ने की खबरें आईं। दाऊद का नियंत्रण अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड दोनों में था। 1995 में अबू सलीम ने फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी की हत्या कर दी, क्योंकि उसने अनीता अय्यूब को फिल्म में कास्ट नहीं किया। 1997 में टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या भी दाऊद के आदेश पर करवाई गई, क्योंकि उन्होंने एक्सटॉर्शन का पैसा देने से मना कर दिया। 2001 में फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के फाइनेंसिंग केस में दाऊद का नाम सामने आया। इसके फाइनेंसर भरत शाह और प्रोड्यूसर नजीम रिवी को जेल भेजा गया। इस दौरान बॉलीवुड में दाऊद का प्रभाव खुलकर देखा जा सकता था। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद संजय दत्त पर आरोप लगा कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से हथियार लिए और उन्हें अपने घर में रखा। इसके चलते उन्हें टाडा के तहत जेल भी जाना पड़ा। वहीं अनिल कपूर को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद के साथ और सलमान खान को दाऊद के भाई के साथ किसी इवेंट में देखा गया। अभिनेता ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलासा किया कि उन्होंने दाऊद से 2 बार मुलाकात की थी। इसके अलावा दाऊद के एक इवेंट में गोविंदा, अनु मलिक, जैकी श्रॉफ, कुमार सानू और रंजीत जैसे बॉलीवुड सितारे मौजूद थे। अनु मलिक ने तो दाऊद के लिए एक डेडिकेटेड गाना भी बनाया था। इस दौरान दाऊद और उसके राइट हैंड छोटा राजन के बीच दरारें बढ़ने लगी। मुंबई ब्लास्ट की प्लानिंग में छोटा राजन को डेलिबरेटली दूर रखा गया था, जिससे वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। डी कंपनी में अब छोटा शकील का रुतबा बढ़ गया था। छोटा राजन ने दाऊद के साथ दोस्ती तोड़ दी और अपनी अलग गैंग बनाई। दोनों के बीच मुठभेड़ और जानलेवा दुश्मनी शुरू हो गई। साल 1994 में दाऊद ने छोटा राजन को खत्म करने की प्लानिंग की, लेकिन छोटा राजन दुबई से भाग गया। 2000 में जब दाऊद को पता चला कि छोटा राजन बैंकॉक में छिपा है, तो उसने अपना राइट हैंड छोटा शकील भेजा। शकील के शूटर मुन्ना झिंगाड़ा ने बैंकॉक में छोटा राजन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन छोटा राजन बच निकला। इसके बाद छोटा राजन ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तान में ISI और पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में सुरक्षित था। 23 जुलाई 2005 को दाऊद की बेटी महरूक की शादी का रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होना था। इस मौके पर भारत ने उसे पकड़ने का सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। रिटायर्ड IB अधिकारी अजीत डोभाल को मिशन सौंपा गया और छोटा राजन को भी इसमें शामिल किया गया। छोटा राजन के शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन मुंबई पुलिस को भनक लग गई। डोभाल होटल में छोटा राजन के शूटरों को मिशन समझा रहे थे कि पुलिस ने धावा बोल दिया और शूटरों को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह दाऊद इब्राहिम का भारत में मारने का ऑपरेशन नाकाम रहा। 1993 में मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर अंबादास पोटे में एक चौंकाने वाली फोन रिकॉर्डिंग सुनी। इसमें छोटा शकील और एक एडिशनल सेशंस जज के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई थी। जज डी कंपनी के 2 शूटरों को जेल से रिहा करने के बदले चिटफंड कंपनी से 40 लाख रुपए उगाही करने की बात कर रहे थे। पोटे ने रिकॉर्डिंग क्राइम ब्रांच चीफ डी शिवंदन को दी। जज को सस्पेंड करवाया गया, लेकिन कोर्ट ने रिकॉर्डिंग को कानूनी सबूत मानने से इनकार कर दिया। इस घटना ने दिखाया कि कुछ करप्ट अफसर और जज अंडरवर्ल्ड को बचाने में लगे थे, जबकि पुलिस गंभीर रूप से उन्हें खत्म करने की कोशिश में थी। दाऊद इब्राहिम का आतंक केवल 1993 ब्लास्ट तक सीमित नहीं रहा। 2008 के 26/11 मुंबई अटैक में भी उसका नाम सामने आया। उसने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया और उन्हें भारत में घुसने में मदद की। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहा, उसका संबंध सीधे अल-कायदा के नेताओं ओसामा बिन लादेन और अमान अल-जवाहिरी से था। इस वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की IS एंड अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। इसके साथ ही भारत और अमेरिका ने भी दाऊद को वैश्विक आतंकवाद के सरगना के रूप में सूचीबद्ध कर उसके सर पर भारी इनाम रखा। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम क्रिकेट सट्टेबाजी और रैकेट के जरिए करोड़ों की कमाई करता है। 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में भी दाऊद की डी कंपनी की भूमिका सामने आई थी।
2018 में एक गैंगस्टर के दावे के अनुसार डी कंपनी दुनिया भर के 2/3 क्रिकेट मैचों में सट्टा लगवाती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में दाऊद की कुल संपत्ति लगभग $6.7 बिलियन थी। इसमें से ब्रिटेन में $450 मिलियन की संपत्ति दर्ज है, जबकि बाकी दुनिया भर में 50 से अधिक संपत्तियों में उसका निवेश है। भारत में सरकार ने 2017 और 2020 में उसकी कई प्रॉपर्टीज को जब्त और बेच दिया। आज दाऊद के पास 14 देशों के पासपोर्ट हैं और उसका आतंकवादी और क्रिमिनल नेटवर्क फैला है। एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, साइप्रस। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में यूएई, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका। डी कंपनी अब सिर्फ मुंबई की अंडरवर्ल्ड गैंग नहीं रही, बल्कि एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। डी कंपनी अफ्रीकी आतंकवादी संगठन बोको हराम जैसी आतंकवादी संस्थाओं को भी फंडिंग और सपोर्ट प्रदान करती है। पिछले 20 सालों में दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की कई अफवाहें आई, कोरोना, हार्ट अटैक और जहर जैसी, लेकिन हर बार ये खबरें झूठी साबित हुई। पकड़े जाने के डर से दाऊद ने अपने चेहरे की सर्जरी और हुलिया बदलने जैसे उपाय भी किए। इंटरपोल और मुंबई पुलिस दोनों ही दाऊद को पकड़ने के प्रयास में लगे हैं। आज लगभग 70 साल की उम्र में ये देखना बाकी है कि आखिरकार अंडरवर्ल्ड और डी कंपनी के सरदार दाऊद इब्राहिम पुलिस की पकड़ में कब आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।